कभी कभी लगता है कि औरत की ज़िंदगी में अपना समय नाम की कोई चीज़ नहीं होती। शादी के बाद मायका भी मेहमानों की तरह लगने लगता है। एक ऐसी जगह जहाँ जाना तो चाहती है, पर रुकने की इजाज़त किसी और से लेनी पड़ती है। शनिवार की शाम जब ऑफिस से सीधे मायके पहुँची तो दिल में बस एक ही ख्वाहिश थी, थोड़ी देर खुद के लिए जीने की। राखी दीदी भी आई हुई थी तो सोचा था ढेर सारी बातें होंगी, हंसी ठिठोली होगी, लेकिन खुशियों का ये ख्वाब मुश्किल से 1 घंटे ही चल सका। मेरे पहुंचने के घंटे भर बाद ही पंकज का फ़ोन आ गया। मैं बाथरूम में थी, इसलिए मम्मी ने उनसे बातें की। पंकज ने फ़ोन करके बताया है कि तेरी सास को बुखार आ गया है। कुछ देर बाद मुझे ये जानकारी देते हुए माँ साफ तौर पर नाराज़ नज़र आ रही थी। मैं फ़ौरन तमतमाती हुई बोली, अभी मुझे यहाँ पहुँचे 1 घंटा भी नहीं हुआ है कि बुलावा आ गया। सासू माँ को मेरी एक दिन की आज़ादी बर्दाश्त नहीं हुई और बुखार चढ़ा बैठी। क्या पता बुखार आया भी है या नहीं। राखी दीदी ने बुरा सा मुँह बनाते हुए अपने मन की बात कही। मैंने जब आज सुबह सासू माँ से यहाँ 1 रात रुकने की इजाज़त मांगी थी तभी उनका मुंह फूल गया था। दीदी तुम्हारी तो मौज है जो सास ससुर के झंझटों से दूर अलग रह रही हो। मेरा मूड पल पल खराब होता जा रहा था। अगर तुझे इन झंझटों से बचना है तो तू अपनी सास को अपनी जिठानी के पास भेजने की जिद पर अड़ जा। राखी दीदी ने वही सलाह दोहरा दी जिसे वे मेरी शादी के महीने भर बाद से देती आ रही हैं। मेरी तेज तर्रार जेठानी के पास न सासू माँ जाने को राजी हैं और न बेटा भेजने को। तुम्हें तो पता ही है, पिछले महीने सास को जेठानी के पास भेजने को मेरी जिद से खफा होकर पंकज ने मुझे तलाक देने की धमकी दे दी थी। अपनी माँ के सामने उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है दीदी। तो पंकज की तलाक देने की धमकियों से मत डर, क्योंकि हम सबको साफ दिखाई देता है कि पंकज तुझ पर जान छिड़कता है। राखी ठीक कह रही है, तुझे पंकज को किसी भी तरह से मनाना होगा। तेरी सास को दोनों बहुओं के पास बराबर बराबर रहना चाहिए। माँ ने दीदी की बात का समर्थन किया। मैंने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, माँ फिलहाल मुझे वापस जाना होगा। पागलों जैसी बात मत कर। माँ भड़क उठी, तू जब इतने दिनों बाद सिर्फ 1 दिन को बाहर निकली है तो यहाँ पूरा आराम करके जा। माँ मेरी ज़िंदगी में आराम करना कहाँ लिखा है, मुझे वापस जाना ही पड़ेगा। कहकर अपना बैग उठाकर मैं ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी। रूबिका तू इतना डर क्यों रही है? देख पंकज ने तेरे फ़ौरन वापस आने की बात एक बार भी माँ से नहीं कही है। दीदी ने मुझे रोकने को समझाने की कोशिश शुरू की। दीदी अगर मैं नहीं गई तो इनका मूड बहुत ख़राब हो जाएगा। तुम तो जानती ही हो कि ये कितने गुस्से वाले इंसान हैं। उन सबको समझाना बेकार गया और करीब घंटे भर बाद मुझे दीदी और जीजाजी कार से वापस छोड़ गए। अपनी नाराज़गी दर्शाने के लिए दोनों अंदर नहीं आए। मुझे अचानक घर आया देख पंकज चौंकते हुए बोले, अरे तुम वापस क्यों आ गई हो? मैंने तुम्हें बुलाने के लिए थोड़े ही फ़ोन किया था। मेरे लौट आने से उनकी आंखों में पैदा हुई खुशी की चमक को नज़रअंदाज करते हुए मैंने शिकायत की, मुझे 1 दिन भी आपने चैन से अपने मम्मी पापा के घर नहीं रहने दिया। क्या 1 रात के लिए आप अपनी बीमार माँ की देखभाल नहीं कर सकते थे? सच कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हारी मम्मी से तुम्हें वापस भेजने को नहीं कहा था। वापस बुलाना नहीं था तो फ़ोन क्यों किया? फ़ोन तुम्हें सूचना देने के लिए किया था स्वीट हार्ट। क्या सूचना कल सुबह नहीं दी जा सकती थी? मेरे सवाल का उनसे कोई जवाब देते नहीं बना। उनके आगे बोलने का इंतज़ार किए बिना मैं सासू माँ के कमरे की तरफ चल दी। सासू माँ के कमरे में घुसते ही मैंने तीखी आवाज़ में उनसे एक ही सांस में कई सवाल पूछ डाले। मम्मी जी, मौसमी बुखार से इतना डरने की क्या ज़रूरत है? क्या 1 रात के लिए आप अपने बेटे से सेवा नहीं करा सकती थी? मुझे बुलाने को क्यों फ़ोन कराया आपने? मैंने एक बार भी पंकज से नहीं कहा कि तुझे फ़ोन करके बुला ले। इस मामले में मेरे ऊपर चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है बहू। सासू माँ फ़ौरन मुझसे भिड़ने को तैयार हो गईं। इनके लिए तो मैं खाना साथ लाई हूँ, आपने क्या खाया है? मैं सुबह जो दाल बनाकर, मेरा मन कोई दाल वाल खाने का नहीं कर रहा है, उन्होंने नाराज़ लहजे में कहा। तो बाज़ार से टिक्की या छोले भटूरे मंगवा दूँ?
बेकार की बातें करके तो मेरा दिमाग खराब मत कर बहू। सच में मेरा दिमाग खराब है जो आपकी बीमारी की खबर मिलते ही यहाँ भागी चली आई। जिस इंसान के पास इतनी ज़ोर से चिल्लाने और लड़ने की एनर्जी है वो बीमार हो ही नहीं सकता है। मैंने उनके माथे पर हाथ रखा तो मन ही मन चौंक पड़ी, क्योंकि मुझे महसूस हुआ मानो गर्म तवे पर हाथ रख दिया हो। तू मुझे और ज़्यादा तंग करने के लिए आई है क्या? देख, मेरे ऊपर किसी तरह का एहसान चढ़ाने की कोशिश मत कर। उनकी तरफ से पूरा ध्यान हटाकर मैं पंकज से बोली, आप खड़े खड़े हमें ताड़ क्यों रहे हो? गीली पट्टी क्यों नहीं रखते हो मम्मी जी के माथे पर? इन्हें तेज बुखार है। मैं भी गीली पट्टी रखता हूँ, कहकर वे हड़बड़ाते हुए से रसोई की तरफ चले गए। मैं आपके लिए मूंग की दाल की खिचड़ी बनाने जा रही हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरे लिए तुझे कष्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वे नाराज़ ही बनी रहीं। मैं भी फ़ौरन भड़क उठी, आपको भी मुझे ज़्यादा तंग करने की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं मैं क्यों आपके इतने नखरे उठाती हूँ। बड़े भाई साहब के पास जाकर रहने में पता नहीं आपको क्या परेशानी होती है। तू एक बार फिर कान खोल कर सुन ले कि ये घर मेरा है और मैं हमेशा यहीं रहूँगी। तुझसे मेरे काम ना होते हों तो मत किया कर। बेकार की चकचक से मेरा समय बर्बाद करने की बजाय ये बताओ कि क्या चाय पियोगी? मैंने अपने माथे पर यूँ हाथ मारा मानो बहुत तंग हो गई हूँ। तू मेरे साथ ढंग से क्यों नहीं बोलती है बहू? ये सवाल उन्होंने कुछ धीमी आवाज़ में पूछा। अब मैंने क्या गलत कहा है? तू चाय पीने को पूछ रही है या लठ मार रही है? आपको तो मुझसे ज़िंदगी भर शिकायत बनी रहेगी। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रही थी, इसलिए तुरंत रसोई की ओर चलती। मैं रसोई में आकर दिल खोल कर मुस्कुराई और फिर खिचड़ी और चाय बनाने में लग गई। कुछ देर बाद पीछे से आकर पंकज ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और भावुक होकर बोले, माँ का तेज बुखार देखकर मैं घबरा गया था। अच्छा हुआ जो तुम फ़ौरन चली आईं। वैसे वेरी सॉरी कि तुम एक रात भी मायके में नहीं रह पाईं। तुमने कब मेरी खुशियों की चिंता की है जो आज सॉरी बोल रहे हो? मैंने उचक कर चीनी का डिब्बा उतार लिया। तुम जबान की कड़वी हो पर दिल की बहुत अच्छी हो। मैं सब समझ रही हूँ। अपनी बीमार माँ की सेवा कराने के लिए मेरी झूठी तारीफ करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, तुम सचमुच दिल की बहुत अच्छी हो। सच, बिल्कुल सच। तो कमरे में मेरे लौटने से पहले सो मत जाना। अपने प्रोग्राम को गड़बड़ कराने की कीमत तो पक्का मैं आज रात को ही वसूल करूँगी। मैंने उनसे लिपट कर फटाफट कई सारे चुंबन उनके गाल पर अंकित कर दिए। आजकल तुम्हें समझना मेरे बस की तो बात नहीं है। उन्होंने कसकर मुझे अपनी बाहों में भींच लिया। तो समझने की कोशिश करते ही क्यों हो? जाओ, जाकर अपनी मम्मी के पास बैठो, कहकर मैंने हंसते हुए उन्हें किचन से बाहर धकेल दिया। वे ठीक कह रहे हैं। महीने भर से अपने व्यवहार में आए बदलाव के कारण मैं अपनी सास और इनके लिए एक अनबूझ पहेली बन गई हूँ। अपने सास के साथ वैसे भी अभी भी मैं बोलती तो पहले जैसा ही तीखा हूँ, पर अब मेरे काम हमेशा आपसी रिश्ते को मजबूती देने और दिलों को जोड़ने वाले होते हैं। तभी मैं बिना बुलाए अपनी बीमार सास की सेवा करने लौट आई। कमाल की बात तो ये है कि मुझ में आए बदलाव के कारण मेरी सासू माँ भी बहुत बदल गई हैं। अब वे अपने सुख दुख मेरे साथ सहजता से बांटती हैं। पहले हमारे बीच नकली और सतही शांति कायम रहती थी, पर अब आपस में खूब झगड़ने के बावजूद हम एक दूसरे के साथ खुश और संतुष्ट नज़र आती हैं। सबसे अच्छी बात ये हुई है कि अब हमारे झगड़ों और शिकायतों के कारण पंकज टेंशन में नहीं रहते हैं और उनका ब्लड प्रेशर सामान्य रहने लगा है। सच तो यही है कि इनकी खुशियों और विवाहित जीवन की सुख शांति बनाए के रखने के लिए मैंने ही खुद को बदला है। मम्मी और मेरे बीच हो रहे झगड़े में कभी अपनी टांग अड़ाई तो आपकी खैर नहीं। महीने भर पहले ही मेरी दी गई इस चेतावनी के बाद वे मंद मंद मुस्कुराते हुए हमें झगड़ते देखते रहते हैं। जोरू के गुलाम कभी तो अपनी माँ की तरफ से बोला कर, मम्मी जी जब कभी इन्हें उकसाने को ऐसे डायलॉग बोलती हैं तो ये ठहाका मारकर हंस पड़ते हैं। सास ससुर से दूर रह रही अपनी राखी दीदी की मौज मस्ती से भरी जिंदगी की तुलना अपनी जिम्मेदारियों भरी जिंदगी से करके मेरे मन में इस वक्त गलत तरह की भावनाएं कुलबुला रही हैं।
सासू माँ के ठीक हो जाने के बाद पहला मौका मिलते ही किसी छोटी बड़ी बात पर उनसे उलझकर मैं अपने मन की सारी खीज और तनाव बाहर निकाल फेंकूंगी। मैं अब भी सासू माँ से झगड़ती हूँ और वे अब भी मुझे ताने मारना नहीं छोड़ती, मगर अब हमारे बीच एक रिश्ता है जो सिर्फ समझ और अपनेपन से बना है, ना कि मजबूरी से। और पंकज अब वो मुस्कुराते हुए हमारे झगड़े देखता है, क्योंकि उसे मालूम है हमारी लड़ाइयों में भी प्यार छुपा है। कभी कभी रिश्तों को बदलने के लिए हालात नहीं, इंसान खुद को बदलता है, और मैंने भी यही किया।